गठबंधन में एक बार फिर से खटपट की खबर है। तेजस्वी पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का बयान सामने आया है। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। सीएम के चेहरे पर बड़ी मांग भी की, राजेश राम को सीएम फेस घोषित करें, इसकी मांग उन्होंने उठाई है। और ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं। कांग्रेस नेता यशवंत कुमार का आपको बयान बता रहे, देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। भ्रष्टाचार के कई आरोप तेजस्वी यादव पर हैं। साथ ही साथ उन्होंने सीएम के चेहरे पर बड़ी मांग की है और राजेश राम को सीएम फेस घोषित किया जाए, इसकी मांग उठा दी है। और इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरीके की बातें की हैं। जो हमारे एक नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव जी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जंगल राज के मुद्दे पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की षड्यंत्रकारी शक्तियां निशाना बनाएंगी। जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं उन मामलों के आधार पे उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह होगा कि अपने महागठबंधन के दलित साथी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को अर्जुन के रूप में सामने रखें और स्वयं कृष्ण का कार्य करें। इधर तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया और इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो आरजेडी ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। बयान आपको सुनवाते हैं। ये महत्वाकांक्षी गठबंधन है, स्वार्थ में सना हुआ गठबंधन है। ऐसे गठबंधनों का हश्र यही होता है, कितनी भी बैठक कर ले, उठक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। या गठबंधन चुनाव के पहले समाप्त हो जाने वाला गठबंधन है और अपनी महत्वाकांक्षा की तरह दब के ये लोग समाप्त हो जाएंगे। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की धुरा कुश्ती अब बिहार के लोग बखूबी देख रहे हैं। बगावत के सुर इस तरह से उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को कोई मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेताओं का ऐसा बयान बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी जी का राजनीतिक अस्तित्व अब इस महागठबंधन के अंदर कितना है। कांग्रेस पार्टी के जिस नेता ने इस तरह का बयान दिया है यह आपत्तिजनक है। इस पर कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस तरह का भाषा, इस तरह की बातें क्यों की है। और इधर बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में नेतृत्व से लेकर सीएम का चेहरा सब कुछ तय हो चुका है और गठबंधन के सभी घटक दल चुनावी रणनीति को धार देने में भी लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा बयान दे दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। सैनी ने कहा कि यह विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए, ये विजय पताका बिहार में भी फहराया जाएगा। आइए, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हालांकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और विजय का पताका भी फहराया जाएगा। एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव की बात कही तो विपक्ष अब सैनी के बयान पर निशाना साध रहा है। विजय का पताका का एक दो ही नेतृत्व का जो है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे एनडीए के नेता हम लोग के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो सम्राट जी के भी नेतृत्व करता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी लोग इस बात को ये हमारे सिस्टम का एनडीए का स्ट्रक्चर है, तो इस पर कोई चर्चा का आवश्यकता नहीं है। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया।
अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। अब तो जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करेगी, अब ये प्लान बीजेपी का हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिख कर दिया। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी की चर्चा की। दरअसल ऐसी भ्रांतियां जानबूझकर के फैलाया जाना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करता हूं। तो नायब सिंह सैनी जी ठीक बोल रहे हैं कि उनके नेतृत्व में या सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बोल रहे हैं, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में होगा। ये तो सामूहिक प्रयास है ना। ये बिहार में तो एनडीए है और सभी लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो परिप्रेक्ष्य यही रहा है कि सभी मजबूत लीडर हैं यहाँ पे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा नायब सिंह सैनी के सम्राट चौधरी वाले बयान में नेतृत्व को लेकर जो उन्होंने बात की, चुनाव लड़ने के बयान पर अब देखिए सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का दावेदार माना है। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाती है, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। तो हरियाणा से एक बयान चला नायब सिंह सैनी का और अब देखिए लगातार उस पर सफाई भी दी जा रही है, विपक्ष हमलावर भी है। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी को लेकर जो बयान नायब सिंह सैनी ने दिया था उस पर सम्राट चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेताओं ने नीतीश को माना है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इधर सैनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की है, न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया और न्यूज 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और आगे चुनाव में एनडीए उन्हीं के चेहरे पर जाएगा। दरअसल अमित शाह ये बात बोल चुके हैं न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पर कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सैनी के बयान पर अब देखिए सफाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने ये जवाब दिया और उन्होंने कहा कि न्यूज 18 के इंटरव्यू का मैं हवाला देता हूं। अमित शाह साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। 3 दिन पहले न्यूज 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे। नेता ने जो है एक मंच से, एक प्लेटफॉर्म से सब लोगों ने कह दिया है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो 2025 के चुनाव होने जा रही विधानसभा का, उसमें उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने एनडीए के घटक दल के तमाम नेता ने कहा। वहीं हरियाणा के हिसार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन कानून पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का बहुत बड़ा खामियाजा मुस्लिम समुदाय के लोगों को उठाना पड़ा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया।
जबकि संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और हमारे संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं पीएम के दौरे को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी में जुटा हुआ है एनडीए परिवार और इसी कड़ी में दरभंगा के यूनिवर्सिटी कैंपस के जुबली हॉल में तैयारी को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार के मंत्री मदन साहनी और मंत्री संजय सरावगी, इसके साथ ही मंत्री नितिन नवीन के अलावा कई और विधायक, नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि पीएम का दौरा ऐतिहासिक होगा। तैयारी है और मधुबनी से, दरभंगा से हमको लगता है कि इन्हीं दोनों जिला से 1-1 लाख लोग उस सभा में जाएंगे और 2 लाख लोग दरभंगा और मधुबनी से होगा और बाकी जिलों से जो लोग आएंगे वो मिला के लगभग 4 लाख से ऊपर की रैली होगी। 4 लाख हो, 3.5 लाख हो, लेकिन ये ऐतिहासिक रैली होगी। और भागलपुर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उससे आगे बढ़ेगा ये रैली। रिवर्स माइग्रेशन होगा, रिवर्स मन वापसी होगा। और मैंने कहा कि दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ रोजगार के लिए आएंगे। ये संभव है क्योंकि जो नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो बिल्कुल उजड़ चुका था। 10-15 साल उस बिहार को ही व्यवस्थित करने में लगा। अब बिहार अगले बड़े जंप की तैयारी में आ गया है और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला वासियों के लिए निश्चित रूप से एक उत्साह का विषय है। मिथिला में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय मिथिला को अपने दिल में रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो प्रगति यात्रा में कई योजनाओं का सौगात दिया है। तो अपने दोनों प्रिय नेता का आगमन से मिथिलावासी पूरी तरह से उत्साहित है। और और चलिए बात करते हैं अंबेडकर जयंती की। अंबेडकर जयंती के मौके पर पटना के अधिवेशन भवन से सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और अशोक चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान पुस्तक का विमोचन भी किया और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति प्रोत्साहन राशि का चेक लाभार्थियों को भी सौंपा। इस अभियान के दौरान ये भी देखा गया कि जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं। एक जगह पर अभियान चलेगा, एक टोले में अभियान चलेगा। उनकी बेसिक नीड्स क्या है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है, गली नली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ वहां पर चाहे वो उज्ज्वला योजना से आच्छादित है कि नहीं है, सभी योजना को 22 तरह की योजना का लाभ सभी एससी परिवार को मिलेगा। ये अम्बेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने का काम है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अगले 5 साल और नीतीश कुमार को काम करने का मौका मिलेगा तो पलायन की समस्या खत्म हो जाएगी और जितने भी लोग बिहार से बाहर गए हैं सभी बिहार में वापस लौटकर काम के लिए आएंगे। एनडीए में मांझी की नाराजगी के सवाल पर भी उन्होंने बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है और सभी अपनी अपनी बात रखते हैं कि 5 साल और नीतीश कुमार जी को दीजिए, बिहार के लोग जो पलायन किए हैं सब घर वापस आएंगे। मांझी जी कुछ नाराज हैं क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। स्पष्ट तौर पर सब साथ हैं, सब अपनी पार्टी का डिमांड सब लोग करते हैं। वहीं पटना में जेडीयू दफ्तर में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार, श्याम रजक सहित कई नेताओं ने बाबा साहब को नमन किया। और इस मौके पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि एक बात, नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं।
आज पार्टी के द्वारा उनके तैलचित्र पर जो है सब लोग फूल अर्पित किए हैं। हम तो यही इस अवसर पर कहना चाहते हैं कि आज भले ही महापुरुषों के नाम लेने वाले और भी नेता मिल जाएंगे, दल मिल जाएगा, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। अंबेडकर जयंती पर आज बिहार में कई कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में पटना में आज हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई बड़े नेताओं ने बाबा साहब को नमन किया और उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी लिया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। हृदय से उनके प्रति उद्गार, भारत के संविधान के शिल्पकर्ता, सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता जिनकी प्रेरणा आज तक है, तो उनको बहुत प्रणाम करता हूं आदर के साथ। वहीं अंबेडकर जयंती पर पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हर नीति, हर फैसला बाबा साहब को समर्पित करती है। प्रधानमंत्री हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कई और योजनाओं की सौगात वहां की जनता को दी है। हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर जी को नमन किया और देश की परंपरा और जरूरत को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना बाबा साहब ने की, इसका जिक्र किया। हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिकों का शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने की व्यवस्था भी है। इन तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई आपराधिक न्याय प्रणाली को पुख्ता करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान एक प्रकार से सबसे उपयोगी विज्ञान है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो,
इस सारी चीजों को समाहित कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।